हेलो क्लास, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स विच इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ साइंस। ओके, तो सबसे पहले हम प्रीवियस नॉलेज को रिकैप करते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा है जूनियर क्लासेस में। तो हमने जूनियर क्लासेस यानी कि क्लास 7th और 8th में आता है बेसिकली ये टॉपिक अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, है ना, सॉल्ट्स क्या होते हैं और सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। उस सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इस वाले बुक में देखेंगे, यानी कि क्लास 10th की बुक में देखेंगे। हमें पहले से पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो उनका नेचर क्या होता है, वो होते हैं सारिन टेस्ट, ठीक है। और क्या करते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। क्लियर हो गया, चलिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो बेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिटर इन टेस्ट होते हैं एंड रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप एक सिचुएशन लीजिए। लेट सपोज किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अब एसिडिटी क्यों कॉज होती है? ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है सबसे ज्यादा अमाउंट में। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप लेमन जूस यूज करो, या तो आप विनेगर यूज करो, या तो बेकिंग सोडा यूज करो। तो आप एज अ रेमेडी क्या यूज करोगे? लेमन तो नहीं कर सकते क्योंकि एसिड है, तो एसिड एसिड में मिलेगा तो ज्यादा क्या हो जाएगा, अगेन एसिडिटी बढ़ जाएगी। विनेगर यूज करोगे, अगेन एसिड है तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी। बेकिंग सोडा क्योंकि एक क्या है, इट्स अ बेसिक, ठीक है। बेकिंग सोडा इज बेसिक। सो व्हेन एसिड mixes with base, it gives a neutralization reaction. That means each of them is going to nullify each other's effect. दोनों में से किसी का इफेक्ट नहीं रहेगा and their effect will be nullified. Clear? Okay, next we have is, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि वही चीजें हैं कि अगेन एसिड कैसे होते हैं, सार इन टेस्ट। बेसिस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। अगेन कौन सा लिटमस किस कलर में चेंज करते हैं, वही सारी चीजें हैं। अब हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। यहाँ पर आप इसे अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। ये आप चार्ट ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स हम देखते हैं क्या होते हैं। अब इंडिकेटर्स की बात करूं तो इंडिकेटर्स नाम से क्या पता चल रहा है, जो किसी चीज को इंडिकेट करे। अब क्या इंडिकेट करे? बेसिकली इंडिकेटर्स वो होते हैं जो बताते हैं कि क्या, कौन सा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है और कौन सा बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो इंडिकेटर का पर्पस ही यही होता है कि बताना कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है और कौन सा बेसिक नेचर का है। बेसिकली अब इंडिकेटर्स भी तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? नेचुरल हो गया एक तो, नेचुरल, और नेचुरल में जैसे कि आपका हो जाता है टर्मरिक, है ना, लिटमस सोल्यूशन आप देखोगे अभी। उसके बाद इंडिकेटर में आता है सिंथेटिक, और दूसरा तीसरा आता है, सिंथेटिक में आपका एग्जांपल क्या हो सकता है, आप फिनोप्थलीन ले लो, है ना, ये सारे। अब नेचुरल, उसके बाद नेचुरल, सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो कि स्मेल से बता दे। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? चलिए, अब मूव ऑन करते हैं। तो लिटमस, अभी मैंने बोला आपको कि लिटमस सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, है ना। अब हम देखते हैं कि लिटमस सोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। अब देखिए, लिटमस जो होता है ना, वो एक पर्पल कलर का डाई होता है। लिटमस जो होता है वो एक पर्पल कलर का डाई होता है, ठीक है। आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि इट्स अ पर्पल कलर डाई। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ से आता है। ये आता है फ्रॉम लीचेन। लीचेन क्या है? अगेन एक प्लांट है, ठीक है। तो लीचेन प्लांट से ये ऑब्टेन किया जाता है ऑफ यहाँ पर आप देखोगे बिलोंगिंग टू थैलोपेटा डिवीजन, थैलोपेटा, ठीक है। ओके, और इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? इंडिकेटर। किसे? लिटमस को, ठीक है। चलिए, अब जब लिटमस का कलर, अगेन मैंने बता दिया कि कैसे लिटमस का कलर अगर ब्लू टू रेड होता है दैट मीन्स कि वो एसिडिक है, एंड रेड टू ब्लू होता है तो बेसिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं। आपका हो गया रेड कैबेज, टर्मरिक, है ना, कलर्ड पेटल्स ऑफ लीव्स, ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। चलिए, अब प्लांट्स भी कुछ कुछ प्लांट्स भी हो गए इसमें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में टेक ऑन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब हैं, आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब हैं। टेस्ट ट्यूब नंबर ए, टेस्ट ट्यूब नंबर बी, ठीक है। आपके पास क्या है? तीन टेस्ट ट्यूब हैं। अब तीनों में क्या है? सोल्यूशन है। तीन टेस्ट ट्यूब, तीनों में सोल्यूशन। एक और चीज दे दी इन्होंने कि बेसिकली ये क्या है? ब्लू कलर का आपका पानी है, ठीक है। इसमें डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। ये कोई सोल्यूशन है, ठीक है। ये
कोई सोल्यूशन है, दोनों में दोनों ही कोई सोल्यूशन है, ठीक है, हमें नहीं पता। और ये जो है ये डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, क्या है ये? डिस्टिल्ड वाटर, जो कि ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। ओके, अब हमें बताना है कि आपको क्या दे दिया, एक लिटमस दे दिया, एक लिटमस पेपर दे दिया आपको, विच इज ऑफ, लेट मी चेक कौन से कलर का लिटमस है। तो क्या बोला है यहाँ पर, लिटमस है आपका, हाँ ओनली रेड लिटमस। तो आपके पास ये रेड लिटमस है, एक सेकंड रुकिए, हाँ जी, तो आपके पास क्या है, एक रेड कलर का लिटमस है। ओके, ये आपको दे दिया रेड लिटमस, ठीक है। अब आपको बताना है कि आप कैसे बता पाओगे कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है ना, इन दोनों में से हमें बताना है, क्योंकि एक तो डिस्टिल वाटर हमें पता है, अब हमें बताना है कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। चलो देखते हैं। तो जब हमें पता है कि अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, दैट मीन्स कि नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है, बेसिक है, ठीक है। तो अगर लेट सपोज कि ये है ना, इस पे हमने लिटमस टेस्ट किया और लिटमस टेस्ट पे क्या आया कि भाई ब्लू कलर आ गया, कौन सा कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया, तो दैट मीन्स कि ये वाला क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो अच्छा, रेड लिटमस ब्लू में हो जाएगा, तो डेट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, और जो बच गया वो कौन सा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये चीज क्लियर है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, और बहुत इजी भी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। चलो, ओके, तो अगेन इसको बना देते हैं। क्या था हमारे पास, रेड लिटमस, ठीक है, रेड लिटमस हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास आता है इज अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम समझेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इन शॉर्ट विद नोट्स हम सब कुछ समझेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। इसका मतलब देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एसिड है, ठीक है, एसिड है, एक सेकेंड, ये क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है। अब कुछ एसिड और बेस के नाम आपको पता होने चाहिए। एसिड में आपका आ जाएगा H2SO4, H2SO4, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, HCl हो गया, HNO3 हो गया, है ना। और बेस में हम क्या ले लेते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड NaOH। अब मैंने ये दोनों ही क्यों लिए हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो होते हैं बेटे बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड का कंसेप्ट भी हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये समझो, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई सा भी एसिड ले लो, जरूरी नहीं है H2SO4 ले रहे हैं या फिर HCl ले रहे हैं, KOH ले रहे हैं, NaOH ले, कोई सा भी लेना है आपको, MgOH ट्वाइस लेना है, MgOH ट्वाइस ले लो, या फिर HNO3 लेना है, वो ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको लिटमस टेस्ट, सॉरी यहाँ पर लेबोरेटरी की बात हो रही है, दैट मीन्स कि हमारे पास तीन चीजें हैं। नंबर वन वी हैव इज फिनोफ्थलीन, 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 ठीक है, फिनोफ्थलीन। अब फिनोल्फथलीन का देखते हैं, तो जब एसिड जो होते हैं वो फिनोल्फथलीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एक कलरलेस सॉल्यूशन हमारे पास सामने आता है, ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन। उसी तरह से जब एक बेस जो है, जब एक बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, फिनोल्फथलीन के साथ, तो वो पिंक कलर देता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर समझाने से अच्छा है यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। देखो, सैंपल सॉल्यूशन ब्लू, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास एसिड है या फिर बेस, यहाँ पर लेट से एसिड और यहाँ पर लेट से बेस, ठीक है। चलो, अब रेड लिटमस सॉल्यूशन पे देखो क्या इफेक्ट आएगा। एसिड क्या करते हैं, रेड लिटमस को, सॉरी ब्लू लिटमस को रेड में करते हैं, दैट मीन्स कि इसका यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में, ठीक है। बेस क्या करेगा, रेड लिटमस पे क्या इफेक्ट डालेगा, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, एंड यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा,
ठीक है। जब एसिड फिनोक्सिलीन के साथ रिएक्ट करता है तब एक कलरलेस सोल्यूशन आता है। ठीक है, कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है, कलरलेस। अब जब फिनोक्सिलीन बेस के साथ रिएक्ट करता है तो पिंक कलर का आपके पास सोल्यूशन आता है। जब मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब आपका रेड कलर रहेगा, लेकिन जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो येलो कलर। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ से हमने इन चीजों को कवर कर लिया, यानी कि एक्टिविटी 2.1 को कवर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्या है। अब ये इंडिकेटर्स जो हैं हमें बताते हैं कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। वेरी इंपॉर्टेंट कि these indicators, what is the use of these indicators? So these indicators help us to tell whether a substance is acidic या फिर basic। ठीक है, अब कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा कलर चेंज करके दिखाते हैं, और कुछ क्या करते हैं स्मेल से भी पता चल जाता है। अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल लेते हैं डे टू डे लाइफ का। हमारे पास है वनीला एसेंस। ठीक है, वनीला एसेंस ले लो, वो नहीं है तो क्लव ऑयल ले लो, क्लव ऑयल नहीं है तो हमें क्या लेना है, अनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अनियन एक्सट्रैक्ट इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, अनियन एक्सट्रैक्ट को आपने लेना है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, अगर टेबल गिवन है तो डायरेक्टली टेबल में कर लेंगे, टेबल नहीं है गिवन, चल एनीवेज यहाँ पर करते हैं। तो बेसिकली आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि लेट सपोज हमारे पास कोई एसिड है। तो हाँ, लेट से हमारे पास कोई एसिड है विच इज H2SO4। ठीक है, H2SO4। और लेट से कोई बेस है हमारे पास, बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, वो हमारे पास है लेट से NaOH। ठीक है, और हमारे पास क्या है, वनीला एसेंस है, या फिर लेट्स से अनियन एक्सट्रैक्ट है। हमने किया क्या किया कि अनियन एक्सट्रैक्ट लिया, और अनियन एक्सट्रैक्ट में हमने थोड़ा सा H2SO4 डाला एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में अनियन एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें NaOH के ड्रॉप्स डाले। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जिसमें आपने एसिड H2SO4 डाला, जिसमें आपने H2SO4 डाला, वो क्या करेगा, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल देगा, या फिर हम कह सकते हैं स्मेल आएगी। लेकिन वही अगर बेस की बात करूँ तो स्मेल विल बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि स्मेल नहीं आएगी, नो स्मेल, या फिर आप कह सकते हो बहुत लिटल स्मेल। ठीक है, क्लियर हो गया ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में, आई होप सो। ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखो, विच ऑफ दीज वनीला अनियन क्लब कैन बी यूज्ड एज olfactory indicators on the basis of your observation? So all। ठीक है, कैन हाँ, यहाँ पर क्या दे रखा है, ओके, कैन हाउ डू एसिड्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट्स डू सम मोर एक्टिविटीज। ओके ओके ओके। तो सबसे पहला हमने क्या देखा कि जब एसिड, यहाँ पर देखो इस टेबल को लर्न कर लो, जब एसिड रेड लिटमस से रिएक्ट नहीं करते, ब्लू लिटमस को रेड में कर देते हैं, फिनोक्सिलीन को कलरलेस कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को रेड कर देते हैं। बेस क्या करते हैं, ब्लू रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, और फिनोक्सिलीन को पिंक कर देते हैं, और मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देते हैं। आई होप सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस विद मेटल। सेकंड प्रॉपर्टी इन द सेंस कि अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब एसिड और बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। लेट्स से हमारे पास मेटल है जिंक। ठीक है, हमारे पास मेटल क्या है, जिंक है, और हमारे पास मेटल, और हमारे पास ये जो सोल्यूशन है ये क्या है, H2SO4 का सोल्यूशन है। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर कि सबसे पहले हमें इस तरह से apparatus बना लेना है, फिर हमें 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। यहाँ पर देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर ये तो सोप सोल्यूशन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स आपने डालने हैं। ठीक है, अब क्या ऑब्जर्व करोगे आप, द सरफेस ऑफ दी जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, पास द गैस बीइंग इवॉल्व। अब यहाँ पे आप एक कॉर्क लगा दो जिससे एक डिलीवरी ट्यूब जो है पास कर रही हो, और ये डिलीवरी ट्यूब कुछ इस तरह से हो। ठीक है, जो कि सोप सोल्यूशन में जाए। ठीक है, अब यहाँ से जो डिलीवरी ट्यूब पास करवाई है, वहाँ वो आपको सोप सोल्यूशन में गिरानी है। फिर एक बबल्स आएंगे, उस बबल्स के पास जब आप बर्निंग कैंडल लेके जाओगे, तो वो जो बर्निंग कैंडल है इट बर्न्स विद पॉप साउंड। पॉप साउंड आता है जहाँ पर भी क्लास 10th में
पॉप वर्ड आता है एंड दैट इज यूज्ड फॉर वन एंड ओनली हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के लिए ही यूज होगा। क्लियर है? चलिए, तो हमने क्या सीखा कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स हमने मेटल कौन सा लिया, जिंक लिया, और एसिड हमने लिया H2SO4, तो वो क्या देते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट क्या था, ZnSO4, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2 भी तो इवॉल्व हुई थी, है ना। तो ये हो जाएगा सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल it gives corresponding salt and hydrogen gas. Clear? चलिए, next is, now the above reactivity can be summarized as, वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई, it can be summarized as acid plus metal gives salt plus hydrogen gas। ठीक है, ओके। अब एक्टिविटी 2.4 है। अभी हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई थी, एसिड के साथ। सेम हम अब हमें किसके साथ रिएक्शन करवानी है, बेस के साथ। तो चलिए बेस के साथ अब हम रिएक्शन करवा के देखते हैं। ठीक है, बेस के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तब हमारे पास क्या है, बेस हमने क्या लिया है, NaOH। बेस हमने क्या लिया, NaOH। ठीक है, NaOH। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, NaOH बेस लिया है और उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, जिंक के साथ। ठीक है, तो क्या फॉर्म हुआ, Na2ZnO2। अब Na2ZnO2 क्या होता है, सोडियम जिंकेट। क्लियर? तो Na2ZnO2 क्या होता है, सोडियम जिंकेट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्या है, यू विल फाइंड कि अगेन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है और सोडियम जिंकेट भी एक सॉल्ट है, तो दोनों सेम है कि जब व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब यहाँ से थर्ड प्रॉपर्टी आती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अब मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। आपने क्या लेना है, मेटल कार्बोनेट, मेटल यानी कि कोई भी मेटल, लेट्स से यहाँ पर क्या दे दिया है, सोडियम दे दिया, तो सोडियम का कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। उसी तरह से NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका रिएक्शन आपने किसके साथ करवाना है, एसिड के साथ। एसिड क्या लिया है हमने, HCl लिया है, तो क्या फॉर्म होता है, NaCl H2O एंड CO2। उसी तरह से NaCl H2O CO2। अब ये मत समझना कि NaCl दोनों में फॉर्म हुआ है, यानी कि हम कोई सा भी अगर कार्बोनेट लेते हैं तो NaCl ही फॉर्म होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा NaCl इसलिए फॉर्म हुआ है क्योंकि हमने कार्बोनेट किसका लिया है, सोडियम का, तो सोडियम क्लोराइड ही फॉर्म होगा। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। तो इसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं कि बेसिकली व्हेन मेटल कार्बोनेट, Mc का मतलब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acids, they give they give salt plus hydrogen gas plus CO2, सॉरी H2O यानी कि वाटर प्लस CO2। ठीक है, ओके। लेट्स मूव ऑन। उससे पहले यहाँ पर एक और यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है, देखो। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया, CO2 से पास करवाया। ठीक है, अब CO2 जो है वो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाया, तो क्या फॉर्म हुआ, CaCO3 एंड H2O। CaCO3 इज वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, इस CaCO3 को किससे पास करवाया, हाइड्रोजन सॉरी वाटर से और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से हमने इसको पास करवाया। अभी तक रिएक्शन क्या चल रही थी कि CaOH ट्वाइस प्लस CO2 gives CaCO3 प्लस H2O। अब इस CaCO3 प्लस H2O को हमने किससे पास करवाया, एक्सेस CO2 से, तब हमारे पास क्या आया, CaHCO3। ये भी एक मेटल कार्बोनेट है। ठीक है, और कौन से मेटल का कार्बोनेट है, कैल्शियम मेटल का। ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट है लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के ही फॉर्म है ना, जो कि हम चैप्टर 1 में भी पढ़ के आए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी ऐसे ही समराइज कर दी जैसे मैंने आपको बताई थी कि मेटल कार्बोनेट जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मतलब सॉरी, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही बनेगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं
कि कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, और लैब में कुछ सॉल्यूशंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि अब एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल है, जो कि हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जब एसिड और बेस मिलते हैं, यानी कि एसिड प्लस बेस गिव अ राइज टू सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। शायद आपको ये पता हो कि हम इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि हम अगेन जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जब एसिड और बेस मिलते हैं एक दूसरे से, तब एक दूसरे का इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, और सॉल्ट और वाटर वो बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है। एसिड में है आपके पास HCl, एसिड में है आपके पास HCl, और बेस में क्या है आपके पास NaOH। ठीक है, NaOH। तो आप देख के बताओ क्या फॉर्म हो सकता है। पहले तो Na और Cl, यानी कि NaCl फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और देखो H दो हाइड्रोजन प्लस H2O तो फॉर्म होगा ही होगा, दिस इज वाटर। अब यहाँ से हमारा क्या बनता है, कॉमन सॉल्ट। ये है आपका कॉमन सॉल्ट NaCl। अब जब हम इसको फर्दर पढ़ेंगे ना, तो आप देखोगे कि NaCl से तो अरे बहुत सारे सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, अब ये आप फर्दर पढ़ोगे चैप्टर्स में। ठीक है, ओके, चलिए। तो हमें ये समझ में आ गया कि जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन होती है, तब क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। ये वाली रिएक्शन मैंने अभी आपको करवाई कि व्हेन NaOH रिएक्ट विद HCl इट गिव्स NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समराइज कैसे किया है, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। आई होप सो इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, ओके। तो जी अब हम स्टार्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए अब मेटल ऑक्साइड विद एसिड पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बेसिकली कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज समझते हैं कि एक्टिविटी 2.7 देखिए आप। क्या है एक्टिविटी 2.7, आपने लेना है CuO। CuO क्या होता है, आई होप सो आपको पता है। चलिए जल्दी गेस कीजिए CuO क्या होता है। ठीक है, CuO इज कॉपर ऑक्साइड। CuO क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ओके। अब क्या दे रखा है कि आपने लेना है HCl। एक सेकंड रुकिए, आपने क्या लेना है, HCl। HCl आई होप तो आपको पता है क्या होता है, बताइए। CO प्लस HCl, सॉरी HCl तो मैंने बोल दिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर देखिए। एक सेकंड लीजिए, हाँ जी पढ़िए, एक्टिविटी क्या दिया हुआ है। ओके, तो CuO प्लस HCl। अब क्या बोला है कि नाउ नोट द कलर ऑफ सोल्यूशन व्हाट हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। तो आप देखेंगे कि जब इनका रिएक्शन होता है, तब क्या बनता है, CuCl2 प्लस H2O। अब CuCl2 क्या हुआ इसका, ये क्या बन गया, अब सॉल्ट बन गया। तो आप देखेंगे कि ये क्या कलर होता है, ब्लू ग्रीन। तो यहाँ पे देखो, तो यू विल नोटिस द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। अब ये कैसा हो जाता है, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर। ओके, अब यहाँ पर दे रखा है कि द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, क्योंकि अब क्या बन चुका है, कॉपर क्लोराइड बन चुका है। वही चीज तो बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हमने कैसे लिखा, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये आप देखोगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से तो ये बिल्कुल सेम है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि अब हमें इसकी रिएक्शन को लिखना है और इसको बैलेंस करना है। अगेन वही रिएक्शन जो मैंने अभी लिखी थी, लेट मी पेन इट डाउन अगेन। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब कॉपर ऑक्साइड एसिड के साथ, कॉपर ऑक्साइड कुछ नहीं है बेटे, मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं,
तब बनाते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर इस H2O मतलब कि वाटर, इस एग्जाम्पल की बात करें तो CuO प्लस HCl दे रखा है, ठीक है, HCl, तो इट गिव्स CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, देखिए बैलेंस तो नहीं है, आपको ये बैलेंस करना है, तो यहाँ पर ऐसे 2 लगा दो तो Cl भी बैलेंस हो जाएगा, H2 भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आई होप सो क्लियर हो गई। तो यहाँ पर बोला है कि नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन, तो यस वी हैव ऑलरेडी डन दिस। अब यहाँ पर एक और चीज दे रखी है वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप देखोगे यहाँ पर, अगेन मैंने आपको बताई थी ना कि इट इज सिमिलर टू रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, तो हम मेटल ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स को एसिडिक एसिडिक कहते हैं। ठीक है, ओके। अब नॉन मेटल विद बेस, ठीक है, तो नॉन मेटल का रिएक्शन बेस के साथ कैसे होता है उसे देखते हैं। लेट्स से हमारे पास क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। ठीक है, ये क्या है, बेस है, और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, ठीक है, गैस मतलब कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, CaOH ट्वाइस आपका बेस है। ठीक है, तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब आपने इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करना है इन दी कमेंट सेक्शन, क्लियर, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। व्हाई शुड अ कर्ड एंड sour substances kept in bronze and copper vessel? Because when acid is going to react with these kind of things, the food is going to be spoiled। ठीक है, which gas is liberated when a acid react with metal? Hydrogen gas, for example Zn plus H2SO4 gas, ZnSO4 plus H2। अब दे रखा है मेटल कंपाउंड A, the metal compound A reacts with HCl to produce azervents। This gas evolved extinguishes a burning candle। तो यहीं से हमें पता चल गया कि एक गैस क्या है, CO2, यानी कि अब एक गैस क्या निकली है, CO2। अब हमें इसको एग्जाम्पल के साथ समझना है। ठीक है, ओके, तो CaCO3 हम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि CaCO3 अगर हम देखें, पहले तो देखा है कि HCl के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि एक नेसेसरी कंपाउंड कौन सा हो गया, HCl प्लस कंपाउंड A। अब हमें बताना है कि ये कंपाउंड A क्या है, तो अब आप देखोगे कि ये क्या आपको प्रोवाइड करेगा, ये आपको प्रोवाइड करता है H2O, क्या लिखा हुआ है, एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल, यानी कि CO2। हम यहाँ से समझ गए कि ये किसका रिएक्शन है, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन है। ठीक है, तो अब हमने क्या लेना है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा CaCO3 प्लस HCl गिव्स, क्योंकि एक हमें ऑलरेडी गिवन है कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि वो किससे रिलेटेड होगा, कैल्शियम से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो CaCO3 प्लस HCl गिव्स CaCl2, ठीक है, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर है, ओके। तो ये क्या था आपका, व्हाट डू, अच्छा ये था आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका आता है न्यू टॉपिक विच इज हाउ डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब सब बेसिस सब एसिड्स में क्या चीज ऐसी कॉमन है जिससे उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो हमने सेक्शन 2.1 में हमने देखा कि सारे एसिड्स के पास क्या होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना। अब ये सारी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्वेश्चन आता है कि होती क्यों है, सिमिलर क्यों होती है, ये बताइए। चलिए, तो बेसिकली क्या है कि हमने 2.3 एक्टिविटी में देखा, मतलब जहाँ पर हमने देखा था ना Zn प्लस H2SO4 गैस, ZnSO4 प्लस H2, तो वहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एक चीज़, एक एक्टिविटी है, बहुत ईजी है। चलिए, तो क्या एक्टिविटी है, आपने ग्लूकोज लेना है, अल्कोहल लेना है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब आपने इस तरह से कुछ क्या करना है, अपना इलेक्ट्रिक आई मीन टू से
सर्किट कंप्लीट करवाना है। ठीक है, ये आपने क्या लिया, HCl का सोल्यूशन लिया। इसी तरह से आप एक बार HCl का लो, फिर दूसरी वाली ग्लूकोज का लो, फिर तीसरी वाली सल्फ्यूरिक एसिड का लो, अल्कोहल का लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिया HCl का सोल्यूशन। ये क्या है, ये है नील, आयरन नील। ठीक है, और रबर कॉर्क पे हमने इसको स्टैंड करवा दिया। अब हमने यहाँ से वायर कनेक्ट कर दी। ठीक है, और ये रहा आपका स्विच, और यहाँ से आपकी बल्ब। ठीक है, ये रही बैटरी, और ऐसे करके हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अब हम क्या देखते हैं कि जब ये HCl होता है, HCl सॉल्यूशन जब हम लेते हैं, तो देन बल्ब स्टार्ट्स टू ग्लो। लेकिन यही अगर हम यहाँ पर क्या लेते, लेट्स सपोज हम कुछ बेसिक सॉल्यूशन लेते, सॉरी क्या कहते हैं इसे, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेते, तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेते, तब क्या होता कि बल्ब ग्लो नहीं करती। ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं करती। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका प्रॉपर आंसर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जब एसिड कोई भी एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, तो वो रिलीज करते हैं H पॉजिटिव आयंस। क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयंस। और इस आयंस की वजह से ही उनमें क्या शो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कह सकते हैं, या फिर आप कह लो एसिडिक प्रॉपर्टीज उनके अंदर होती है इस वजह से। ठीक है, तो बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड। लेकिन अगर हम अल्कोहल सोल्यूशन लेते हैं, ग्लूकोज सोल्यूशन होते हैं, तो तब ग्लो नहीं करते। ठीक है, तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब क्या इंडिकेट करता है कि अगर कोई भी मतलब सर्किट कंप्लीट है तभी तो ग्लो कर रहा है, और ग्लो करेगा दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट जो है पास कर रही है सोल्यूशन के थ्रू, है ना। अब जो ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये एसिडिक सोल्यूशन के जो आयंस है वो कैरी करते हैं। ठीक है, और इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एसिड्स करते हैं। लेकिन अगर हम ग्लूकोज की बात करें, तो ग्लूकोज क्या होता है, C6। आप बोलोगे कि ग्लूकोज में भी तो C6H12O6 होता है ना। तो ये जो H है, इतने सारे हाइड्रोजन हैं, तब भी ये कंडक्ट क्यों नहीं करता। आंसर इज सिंपल, बिकॉज बिकॉज जिस तरह से ये H पॉजिटिव आयन सेपरेट होते हैं, उस तरह से ये नहीं हो पाते। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन क्या होता है, केटायन, और एनायन हो सकता है जैसे कि Cl नेगेटिव हो गया, जैसे कि किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, या फिर उसी तरह से NO3 नेगेटिव हो गया HNO3 में, है ना। तो CH3CO नेगेटिव हो गया CH3COH में, है ना। तो सिंस केटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H पॉजिटिव, अब इन सब में हम क्या कॉमन देख रहे हैं कि केटायन H पॉजिटिव है। अब इस वजह से क्या हम कह सकते हैं कि एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, और उसकी वजह से उनके अंदर क्या आती है, एसिडिक प्रॉपर्टीज। जो भी एसिडिक प्रॉपर्टीज आती है वो किसकी वजह से आती है, H पॉजिटिव आयंस की वजह से। ठीक है, हमने ये सेम एक्टिविटी रिपीट की विद दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें H पॉजिटिव मतलब कि H पॉजिटिव होता तो है बेसिस में, लेकिन क्या होता है, बहुत बहुत कम, और सबसे ज्यादा क्या होगा, OH नेगेटिव, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या देखा है कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड इन वाटर सोल्यूशन। अब क्या वो सिर्फ एक्वा सोल्यूशन में ही आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं HCl में, वो किस वजह से यहाँ पर देखो, HCl प्लस H2O क्या मिला, H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। H3O पॉजिटिव को हम H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। क्लियर, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयंस है वो अलोन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब हम उसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर देते हैं, तब जो है वो अकेले एग्जिस्ट कर जाते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर दे रखा है हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी कि H पॉजिटिव आयन प्लस H2O क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पॉजिटिव। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या दे रखा है, वी हैव सीन कि H3O पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव क्या करते हैं, वी हैव सीन दैट H पॉजिटिव गिव्स H3O पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव आयन इन वाटर। कौन, एसिड्स देते हैं। ठीक है, लेकिन जब वाटर के अंदर बेस डिसॉल्व होते हैं तब क्या होता है। ठीक है, या फिर बेस के अंदर जब वाटर डिसॉल्व होता है तब क्या होता है। अब हम समझते हैं कि जब NaOH है, NaOH क्या है, एक बेस है।
ठीक है। ये जब बेस हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया तो हमें क्या मिला, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी कि हम कह सकते हैं कि व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर तो Na अलग हो गया, OH अलग हो गया। इसी तरह से KOH है तो KOH में K अलग, OH अलग। क्लियर? ओके। तो KOH में K पॉजिटिव अलग, OH नेगेटिव अलग। MgOH ट्वाइस में Mg2 पॉजिटिव अलग, OH नेगेटिव अलग। तो हम क्या देखते हैं कि सबके अंदर, चाहे वो NaOH हो, KOH हो, MgOH ट्वाइस हो, COH ट्वाइस हो, सबसे लास्ट में क्या रिलीज होगा, OH नेगेटिव आयन। तो हम ऑल बेसिस के पास OH नेगेटिव आयंस होते हैं, जिस वजह से वो क्या होते हैं, दे आर हैविंग देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। चलिए, अब ऐसे बेसिस देखो, अभी तो ये सब क्या हुए, वाटर में डिसॉल्व हो गए, तो ऐसो को हम क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। वाइल जो डिसॉल्व नहीं हो पाते या फिर सल्यूबल नहीं हो पाते, उन्हें हम अल्कलीज की कैटेगरीज में नहीं डाल सकते। क्लियर? तो ऑल बेसिस जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जो डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। दे आर सोबी टू टच। ठीक है। ओके। अब एसिड प्लस वाट बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ से देखो, एसिड क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव, और बेस क्या रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव। क्या मिलेगा, H2O। ठीक है। चलिए, अब क्या दे रखा है, अब यहाँ पर आपको डाइल्यूशन के बारे में दे रखा है। अब लेट्स रीड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है। ओके। तो अब क्या देखा है यहाँ पर, देखिए कि बेसिकली the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic. Highly exothermic का मतलब पता है ना? That means कि high amount of what we say, high amount of uh, water is, high amount of heat is released. Sorry. Yes, exothermic one clear. Okay. So care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एसिड को हमें हमेशा स्लोली वाटर में डालना चाहिए। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, हमें हमेशा वाटर है, इसमें हमें क्या डालना चाहिए, एसिड। ठीक है। द एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर। अगर हम क्या होगा कि अगर हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो फिर वो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और जो सोल्यूशन इट में स्प्लैश आउट, इट में कॉज बर्न्स ऑल्सो। ठीक है। ओके। अब हम देखते हैं, यहाँ से देखो, द mixing of an acid or base with water results in decrease or increase in the concent। ओके। जब हम ओके ये देखो, जब हम किसी चीज में वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अब लेट अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, सॉइल है। ठीक है। लेट से क्या है, सॉइल है, मैंने यहाँ पर सॉइल लिया। ठीक है। ये क्या है, सॉइल है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वाटर को ऐड कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वाटर हम डाले जा रहे हैं, वाटर डाले जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये जो गंदगी है ये निकल जाएगी एंड टेस्ट ट्यूब विल बी फिल्ड ऑफ प्योर वाटर, है ना। इसी तरह से क्या होता है कि एसिड के अंदर होते हैं H पॉजिटिव आयन। क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन, या फिर हम कह सकते हैं H3O पॉजिटिव आयन। तो जब हमने क्या किया, एक हमने एसिड लिया, ठीक है, एसिड लिया, उसके अंदर हमने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। हम कॉन्स्टेंटली क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर को ऐड करे जा रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि इसके जो H3O पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव यहाँ पर जो आपका है आयन, उनमें डिक्रीज हो जाता है कंसंट्रेशन। ठीक है। उसी तरह से बेस में भी कुछ इसी तरह से ही होता है। क्लियर? तो इट शुड बी डन। तो जब हम एसिड या फिर बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, जिससे डिक्रीज इन H3O पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव आयन पे इफेक्ट आता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। और जिस एसिड में हमने वाटर डाला है उसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड। ठीक है। ओके। अब क्या बोला है कि HCl HNO3 में एसिडिक कैरेक्टर्स क्यों होते हैं, है ना, बल्कि अल्कोहल ग्लूकोज में नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि HCl HNO3 के पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं, दे सेपरेट आउट, है ना, और ग्लूकोज में भी होते हैं बट दे डू नॉट सेपरेट आउट इन सच अ मैनर।
Aqueous solution of an acid conduct electricity because of release of H positive ions. ठीक है. Why does dry HCl gas do not change the color of dry litmus paper? क्योंकि dry HCl gas में H positive ions नहीं होते. ठीक है. जो जिसकी वजह से उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं आ पाती. ठीक है. ओके. जब हम एक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर. ये वाटर है, इसके अंदर एसिड डालो, ना कि एसिड के अंदर वाटर. तो हमें हमेशा वाटर के अंदर एसिड डालना चाहिए. ठीक है. एसिड शुड बी एडेड टू वाटर. अगर हम वाटर को एसिड के अंदर डालेंगे तो उससे वो क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसकी वजह से इट में स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स. सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, और हाउ इज द concentration of hydronium ions affected when acid is diluted? So there is a decrease in concentration. अब क्या होगा concentration of hydroxide ions when excess base is dissolved? तो excess base dissolve करेंगे तो क्या होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेंगी, क्योंकि बेस के अंदर भी क्या है, OH नेगेटिव आयंस हैं, और इस बेस के भी अंदर क्या है, OH नेगेटिव आयंस हैं. तो जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. क्लियर. तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज. ठीक है. ओके. अब लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पर ये सैचुरेटेड हो जाएगा और कोई भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं हो पाएगा. क्लियर. ओके. अब हमारे पास आता है थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, विच इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस. तो बेसिकली इस टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट पीएच वैल्यूज. पीएच वैल्यूज क्या होती है उनके बारे में हम बात करेंगे. तो बेसिकली वी नो कि एसिड और बेस इंडिकेटर्स जो हैं, हम कैसे दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. इंडिकेटर्स क्यों होते हैं, ताकि हम बता सकें कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और हम बता सकें कि कौन सा सब्सटेंस बेसिक है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पर कि वी हैव नोटिस्ड कि डाइल्यूशन की वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन. So we can quantitatively find the amount of these ions present in a solution. Can we judge how strong a given acid or base is? क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा मतलब कि स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है? Yes, we can. तो बेसिकली हम इसे कैसे बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब है मिक्स ऑफ मैनी इंडिकेटर्स. बहुत सारे इंडिकेटर्स हमने लिए और उनको मिक्स कर दिया. So the universal indicator shows the different colors at different concentration of hydrogen ions. इसको हम पिक्चर से समझेंगे. ठीक है. ये पिक्चर नहीं, नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास जो है, हाँ जी, यहाँ पे आप देखोगे ये इस कलर का, ऐसे होता है हमारे पास. ठीक है. ऐसे हमारे पास एक रेंज होती है 0 to 14. ठीक है. अब ये जो 7 है ये कैसा है, न्यूट्रल है. अब 7 से जो भी लेस वैल्यूज आएंगी वो एसिडिक हो जाएंगी, और 7 से अगर ज्यादा वैल्यू होगी तो वो बेसिक हो जाएगी. क्लियर. ओके. तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है. अब पी का मतलब क्या होता है, पोटेंस, जर्मन वर्ड पे. इसका मतलब होता है पावर. ठीक है. अगर 14 पे अगर 14 पे आता है पीएच वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, और 0 पे आया तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है. 7 पे आया तो बेसिक है, सॉरी न्यूट्रल है, और 7 से कम है दैट मीन्स कि 0 to 7 के बीच में तो एसिडिक, और 7 से ज़्यादा है दैट मीन्स कि 7 से 14 के बीच में है दैट मीन्स कि इट्स अ बेसिक. ठीक है. ओके. यहाँ से आप समझो इस तरह का पीएच हमारे पास होता है. ठीक है. पीएच पेपर. अब हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना. ऐसे देखोगे तो हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जो सब 0 पे सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और सबसे एसिडिक होगा दैट मीन्स कि उसके अंदर H पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है वो भी बहुत ज्यादा होगा. राइट. उस तरह से यहाँ पर क्या दे रखा है कि अगर कोई बेस है तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग OH नेगेटिव इन दिस मैनर. ठीक है. ओके. So this way it is done. So this is a concept of pH value. ठीक है. थोड़ा सा आपने इसके ऊपर लुक डालना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. Is that clear? चलो. एंड हमारा, अगर आप सीरीज चेक करोगे ना,
सीरीज में हम लिखते हैं एनसीईआरटी डिकोडेड, यानी कि एनसीईआरटी का छप्पा छप्पा हम पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो, सलाइवा बिफोर मील की बात करें तो कैसा होता है, थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अप्रॉक्स पीएच वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो बिफोर मील कैसा होता है, थोड़ा सा न्यूट्रल ही होगा, है ना, 7.4। उसी तरह से आफ्टर मील थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, 5.8, 5.8। उसके बाद लेमन जूस, लेमन जूस तो बहुत इजी है क्योंकि एसिडिक है, तो 2.5। कलरलेस एसिडेटेड ड्रिंक अभी आपको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तब इसको एट लास्ट देखेंगे, ठीक है। कैरेट जूस की बात करें तो 1, ठीक है। कॉफ़ी की बात करें तो 5, और उसी तरह से टोमेटो जूस भी एसिडिक होता है, तो अप्रॉक्स आपने क्या लिखना है, 4.1। टैप वाटर की बात करें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा, तो दैट मीन्स 7, या फिर आप लिख दो 6.8 के आसपास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, NaOH कैसा होता है, बेसिक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक। लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, इसमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ, तो अबाउट 14, यानी कि कितना हो जाएगा, 14। HCl का यहाँ पर दे रखा होगा, है ना, नहीं दे रखा, चलिए। तो HCl वैसे कितना होता है, 3.5, इवन 3.5 से भी कम होता है ये, मतलब कि 2.5 ऐसे करके होता है। अब कलर ऑफ पीएच पेपर आपने कमेंट में बताना है, क्योंकि देखो कलर क्या होता है ना, हर एक चीज़ के लिए वेराई करेगा। अब ऐसा नहीं है कि इस पी में रहेगा, ऐसे नहीं होते कलर्स, है ना। कलर्स क्या होते हैं, थोड़े से चेंज भी रहते हैं कई पीएच में, ठीक है। तो इसे अभी के लिए कलर को रहने दो, कलर वाले बॉक्स को। नेचर, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको हिंट दे दिया आपको पहले ही कि अगर पीएच वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। अगर 7 है तो न्यूट्रल, और पीएच वैल्यू लेस मोर देन 7 है, दैट मीन्स कि पीएच वैल्यू क्या है, मोर देन 7, दैट मीन्स कि बेसिक, और लेस देन 7 यानी कि एसिडिक। एक सेकंड, यहाँ पे देखो, पीएच वैल्यू क्या है, लेस देन 7 है, और पीएच वैल्यू क्या है, मोर देन 7 है। यहाँ पर पीएच वैल्यू मोर देन 7, पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो एसिडिक, मोर देन 7 है तो बेसिक, ठीक है, करेक्ट मैसेज। ओके, अब यहाँ पर अगेन वही चीजें दे रखी है कि स्ट्रेंथ जो है एसिड और बेस की H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस पे डिपेंड करेगी। ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस दैट मीन्स कि वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। ज़्यादा OH नेगेटिव यानी कि वो ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक से मेरा मतलब है स्ट्रॉन्ग और कितना वीक होगा, ठीक है। अब है हमारे पास टॉपिक विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब पीएच का हमारे इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम समझते हैं। अगर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें, खुद हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, पीएच सेंसिटिव, यानी कि ज़्यादा पीएच की हमें ज़रूरत नहीं है। 7 to 7.8 जो है हमारे लिए नॉर्मल पीएच है, ये पीएच हमारे मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। रेन वाटर हम कहते हैं ना, एसिड रेन, तो उसका पीएच कितना होता है, 5.6। अब जब ये आप खुद इमेजिन करो इस चीज़ को, है ना, ये बहुत सीरियस कंसर्न है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है आपकी, ये हो गई आपकी बारिश, ठीक है, ये हो रही है एसिड रेन, क्या हो रही है ये, एसिड रेन, क्लियर। ये लेट सपोज ये आपका हो रहा है एसिड रेन, यहाँ पर मैंने लिख दिया एसिड रेन, एसिड रेन, जिसकी पीएच होती है 5 to 5.8, ठीक है, 5 to 5.8, ठीक है। ओके, अब ये जो रेन वाटर है, ये कहाँ पे जाएगा, लेट से यहाँ पर कोई नदी फ्लो कर रही है ना, मैंने लेट सपोज कर लिया कि यहाँ पर कोई नदी फ्लो कर रही है, ठीक है। एक सेकेंड प्लीज, हाँ जी, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई नदी फ्लो कर रही है, और इसके अंदर क्या है, एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ का मतलब जो एक्वेटिक जीव जंतु होते हैं, जो भी आपका मछली वगैरह, मछली दूध की रानी है, और
क्या क्या हो सकते हैं, जो भी है, ऑक्टोपस वगैरह, है ना, वट एवर इट इज, मछली है, डॉल्फिन्स है ना, तो वो सारी चीजों का, स्टारफिश है, स्टारफिश, है ना, तो इन सारी चीजों पे क्या होगा, इफेक्ट आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कैसे, ये एसिडिक है। और ये हम जो होते हैं ना, एवरी एनिमल की बात करूँ, सब पीएच सेंसिटिव होते हैं, तो एक्वेटिक लाइफ पे कहीं ना कहीं ये क्या होता है, हावी पड़ जाता है, दैट मीन्स की डेंजरस होता है, एंड इट इफेक्ट दी aquatic life, and the aquatic life really becomes very 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 hard to survive over there. अब हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में। जो एसिड्स है ना, अब ऐसा नहीं है कि एसिड्स ऐसे ही लैब में पाए जाते हैं। अगर आप एसिड की बात करो तो वो पाए जाते हैं वीनस की एटमॉस्फेयर में भी। वीनस के एटमॉस्फेयर, हम कहते हैं ना, अर्थ इज ओनली, सॉरी, हाँ, अर्थ इज ओनली द प्लैनेट वेयर यू नो लाइफ इज पॉसिबल, क्योंकि वहां पर वाटर है, एटमॉस्फेयर सही है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन भी ठीक ठाक है। लेकिन यही अगर हम किसी और एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करें, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट। कहने का मतलब है कि जैसे वीनस का एग्जांपल ले लो, उसका जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो किससे बना होता है, येलोइश क्लाउड, है ना, और वो येलोइश क्लाउड किससे होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, किसके होते हैं बच्चा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान देना, ठीक है। चल, ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। ओके, ये चीज ही यहाँ पर लिखी हुई थी, जो कि हमने डिकोड करके पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो बता दोगे ना कि वीनस का एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड से। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पुट किया है, अगर वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड से एटमॉस्फेयर है, तो क्या वहां पर लाइफ पॉसिबल होगी, तो ऑब्वियसली अ बिग आंसर टू एनसीईआरटी कि नो भाई, नहीं है पॉसिबल, ठीक है। अब व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, मैंने आपको क्या बोला कि प्लांट है ना, प्लांट है, प्लांट कैसा होता है, हरा भरा, तो हरा कलर लेते हैं, ठीक है। अब प्लांट कैसा होता है, प्लांट होता है हरा भरा, है ना, इसलिए हरा कलर से लिखा है मैंने। अब प्लांट की ही बात करूं, या फिर एनिमल, एनिमल की स्किन कलर होती है, लेकिन यहाँ पर स्किन कलर शायद है नहीं, चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने ले लिया ये कर, ठीक है, प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल, ठीक है। अब दोनों ही क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। ज्यादा पीएच प्लांट भी मंजूर नहीं करता, ज्यादा पीएच एनिमल भी मंजूर नहीं करता, या फिर कम पीएच, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है, एक सुइटेबल रेंज ऑफ पीएच चाहिए होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 टू 5 भी नहीं, 5 भी नहीं, 5 भी नहीं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 7.8, ठीक है, 7 to 7.8 जो है अप्रोक्सी होता है। तो प्लांट को जो है ज्यादातर न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है बच्चे, सॉइल से मिलता है, यानी कि सॉइल का जो पीएच है वो भी कैसा होना चाहिए बच्चे, मेंटेन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वही चीजें समझा रखी है कि प्लांट को भी एक स्पेसिफिक पीएच की रेंज होती है, जरूरत होती है उसकी, ताकि वो ग्रो कर पाए, है ना। अब पीएच कितना रिक्वायर है, चलो उसे टेस्ट करते हैं। आपने क्या करना है, आपको सॉइल लेना है किसी पर्टिकुलर एरिया का, उस पे आपने वाटर डालना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक छन्नी लेनी है, उससे आपने सेपरेट कर लेना है। अब जो फिल्ट्रेट है ना बच्चे, फिल्ट्रेट को आपने विद द हेल्प ऑफ क्या करना है, पीएच पेपर आपने टेस्ट करना है, पीएच पेपर से आपने टेस्ट करना है। अब फिर आपको बताना है कि क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक। आप इसे ट्राई कर सकते हो, पीएच पेपर आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पे से मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन इट्स ओके, ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट क्या है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये चीज मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस की थी शायद, कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या होता है बच्चे, स्टमक के अंदर होता है एसिड, क्लियर है, एसिड होता है, सबको पता है कि स्टमक के अंदर क्या होता है, एसिड। कौन सा एसिड होता है बच्चे बताओ, HCl, ठीक है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो ये एसिड जो होता है हमारे स्टमक के अंदर होता है, और जब ये एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो क्या होती है, एसिडिटी होती है ना, जिससे बर्निंग सेंसेशन होता है ना, और क्या होती है बच्चे, इरिटेशन होती है। अपने फादर मदर या फिर एल्डर हो ना, उनसे पूछना एक बारी, ठीक है, चल।
अब इसकी एक रेमेडी की बात करें तो हम कौन सा एंटासिड यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या यूज कर सकते हैं, एंटासिड। जैसे कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम GOH2 हो गया, है ना, या फिर आप बेकिंग सोडा ले लो, कोई भी बेस ले लो, है ना, आपको आराम मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चे, पीएच चेंजेस ऑफ टूथ डिके। चलो चलो चलो, बड़ी छोटी सी बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बहुत जूनियर लेवल की है भाई, ठीक है। चलो हम कहते हैं ना, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। कहते हैं ना, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, है ना, ट्वाइस अ डे। अब ये बात क्यों कही गई है, ऐसे हवा में तो कह नहीं दी है ना, अब ये मत कहना कि हवा में ऐसे कह दी, नहीं बेटे, ऐसे हवा में कुछ भी बात नहीं उड़ा सकते हम, है ना। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब भी हम कोई खाना खाते हैं ना, कुछ भी हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, बर्गर पिज्जा कुछ भी, हाँ मोमोज भी, हाँ हाँ, चपाती की बात कौन नहीं कर रहा है, चलो छोड़ो। तो हमने क्या खाया, पिज्जा बर्गर खाया, ठीक है, पिज्जा बर्गर खाया। अब जब पिज्जा बर्गर खाते हैं ना तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा फूड पार्टिकल क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा, अरे भाई, हाँ, थोड़ा 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 फूड पार्टिकल क्या होता है आपका, टिथ के आसपास इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इस पे बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं इस पे, तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इस फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड कर देते हैं माउथ के अंदर ही, यानी कि आपका दांत के अंदर ही खाना सड़ गया, ठीक है, मतलब फूड पार्टिकल, खाना नहीं, ठीक है। तो अब इसको प्रिवेंट करने का बेस्ट मेथड मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है बच्चों, क्या है, इट इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है ना। चलिए बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बच्चे, टूथ डिके जो होता है यानी कि दांतों का सड़ना, वो कब स्टार्ट होता है, जब माउथ का पीएच 5.5 से कम हो, ठीक है। टूथ इनेमल जो होता है ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का ही, और ये क्या होता है, पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, क्लियर। अब ये जो है वाटर में डिसॉल्व तो नहीं करता, लेकिन करोड तो हो जाता है ना। अब माउथ का पीएच अगर 5.5 से कम हुआ तब, ठीक है। अब 5.5 से कम कैसे होता है, अपने आप तो नहीं हो जाता, ये होता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं ना, जो कि रिमेनिंग फूड पार्टिकल की वजह से रह जाते हैं, वो क्या करते हैं, उस रिमेनिंग फूड पार्टिकल को ही खाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, हमारे टीथ इनेबल को वीक कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल थ्रू केमिकल वेलफेयर। अब आपको या फिर किसी भी आपके फैमिली मेंबर को क्या कभी भी बी स्टिंग, क्या बोला मैंने, बी स्टिंग यानी कि मधुमक्खी ने काटा है, क्या आपकी किसी फैमिली को कभी एंट स्टिंग यानी कि क्या एंट ने काटा है, या फिर क्या वास्प ने काटा है ना। तो इन सब केस में क्या होता है बच्चे, कि एक बर्निंग सेंसेशन, मतलब कि एक पेन हमें देखने को मिलता है, आई मीन टू से कि फील करने को मिलता है ना। अब इस पेन को कैसे कम करें भाई, अब ये पेन होता क्यों है वैसे, क्योंकि जो बी स्टिंग होता है, डंक की बात करें तो उसके अंदर एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनॉइक एसिड। अब वो मिथेनॉइक एसिड या फिर आप कह लो फॉर्मिक एसिड की वजह से हमारे अंदर क्या होता है, वो इंजेक्ट होता है, तब हमें एसिड प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अब हमें उसकी इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए बेकिंग सोडा हम रब कर सकते हैं, है ना, या फिर कोई भी ऐसा बेस जो कि हमें रिलीफ प्रोवाइड करे। ओके, ये तो हो गई बी स्टिंग एंड स्टिंग वास्प के बारे में। अब एक नेक्स्ट आता है, एक तरह का प्लांट होता है ये, ठीक है, जैसे हम कहते हैं नेटल प्लांट, अभी पिक्चर भी आई विल शो, ठीक है। नेटल प्लांट के पास क्या होते हैं कि ऐसे कांटेदार, क्या होते हैं, कांटेदार, कांटेदार लीव्स होते हैं, तो जब हम उसको छूते हैं ना तो कांटे लग जाते हैं, है ना। अब हमें पता है ब्यूटी ऑफ नेचर,
क्या शब्द यूज किया है बच्चे मैंने? ब्यूटी ऑफ नेचर। इसे है ना किससे लिखेंगे? पिंक से लिखेंगे। चल, ब्यूटी ऑफ नेचर, क्या बोला मैंने? ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी ऑफ नेचर क्या है अब इसमें? हमें नेटल प्लांट इतना गंदा प्लांट है, कांटेदार प्लांट है, हमें लग रही है। अब इसमें ब्यूटी ऑफ नेचर क्या है? ब्यूटी ऑफ नेचर ये है कि बच्चे जहाँ बुराई है ना, जहाँ बुराई है वहाँ सच्चाई भी होती है। उसी तरह से नेटल प्लांट जहाँ पे नेटल प्लांट होता है ना, वहीं पर हमारे पास क्या होता है? एक डॉग प्लांट भी होता है। डॉग प्लांट भी होता है। अब इस डॉग प्लांट को जब हम, जहाँ पर नेटल प्लांट की स्टिंग्स लगी हैं, जब हम वहां पर डॉग प्लांट की लीव्स को रब करते हैं, तब हमें रिलीफ मिलता है। ठीक है, अब बोलो हुई ना, हुई कि नहीं? मतलब कि ये जो मैंने शब्द बोला, जो वाक्य मैंने बोला, विच इज ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रूव कर दी ना मैंने? चलो, वही चीज यहाँ पर भी समझाई है, तो अब उतना डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो। यहाँ पर कुछ नेचुरल सोर्स है, जैसे विनेगर की बात करें तो उसमें एसिटिक एसिड, ऑरेंज की बात करें सिट्रिक एसिड, टर्मराइन की बात करें तो टार्ट्रिक एसिड, और टोमेटो की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड। उस तरह से कर्ड है तो लैक्टिक एसिड, लेमन है तो सिट्रिक एसिड, एंड स्ट्रिंग है फॉर्मिक, मिथेनॉइक, कुछ भी लिख सकते हो। इसकी जगह पर मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप फॉर्मिक एसिड भी लिख सकते हो, नो इश्यू। फॉर्मिक एसिड भी वही होता है जो मिथेनॉइक एसिड होता है। ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं कि दो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ए और बी। एक का पीएच है 6, दूसरे का पीएच है 8। अब बताओ कि किसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, जिसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? एसिडिक। यानी कि हमें कुछ ऐसा सिलेक्ट करना होगा जिसका पीएच क्या हो? 7 से कम हो। तो ऑब्वियसली पीएच, मतलब कि पीएच ऑफ सोल्यूशन ए। ठीक है, अब क्या बोला है कि which ऑफ दिस इज एसिडिक एंड which ऑफ दिस इज बेसिक। एसिडिक है ए और बेसिक है बी। ठीक है, चलो। व्हाट डज द concentration of H positive have on the nature of its solution। अगर H positive ज्यादा है तो ज्यादा क्या होगा? वो एसिडिक होगा। H positive कम है तो वो क्या होगा? बेसिक होगा। क्लियर? डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयन? अगर है तो वो बेसिक क्यों है? तो यस दे हैव, लेकिन इन वेरी स्मॉल प्रोपोर्शनेट। उनमें ज्यादा क्या होगा? OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। क्लियर? अगर सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम क्विक लाइम यूज कर रहे हैं, स्लेक लाइम यूज कर रहे हैं और चॉक यूज कर रहे हैं, तो ये सब कैसे होते हैं? बेस। तो हम किस कंडीशन में इनको यूज करेंगे? ऑब्वियसली जब सॉइल कैसी होगी? एसिडिक, तभी तो हम बेस का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। अब है, आई बिलीव ये लास्ट है या सेकेंड लास्ट है, लेट मी चेक। ये है आपका, हाँ जी, लास्ट टॉपिक है। मोर अबाउट सॉल्ट्स, मतलब सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ NaCl सिखाई थी कि NaCl कैसे बनता है। अब ये जो NaCl है, इस NaCl से ही बहुत सारे अदर रॉ मटेरियल्स भी बनते हैं, उनके यूजेस भी होते हैं। उनको हम इस चैप्टर में, इस सेक्शन में देखेंगे। क्लियर है? ओके बच्चे, तो सबसे पहले यहाँ पर है मोर अबाउट सॉल्ट्स में सॉल्ट फैमिली के बारे में। अब यहाँ पर देखो, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखो, जो भी सल्फेट सल्फेट मैंने अभी बोला ना, वो सब क्या हो जाएंगी? सल्फेट फैमिली। अब सॉरी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। अब जहाँ पर भी सोडियम आ गया, जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम जहाँ पर भी कॉमन है ना, सोडियम सल्फेट, वो क्या हो जाएगी? सोडियम फैमिली। उसी तरह से अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गई? क्लोराइड फैमिली। तो हमें सरनेम चेक करना है या फिर आप नेम भी चेक कर सकते हो डायरेक्टली। क्लियर है? चलो, फिर हमारे पास है कि हम कैसे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग का पता करेंगे। स्ट्रॉन्ग कौन सा जो सॉल्ट है वो बेसिक है और कौन सा एसिडिक है। तो अगर कोई सॉल्ट है ना, कोई सॉल्ट है, ठीक है, कोई सॉल्ट है, अगर उसका पीएच, सॉरी पीएच नहीं बोलेंगे, पीएच बहुत दूर चले गए। एक इजी मेथड बताऊं तो, जिस सॉल्ट में HCl, HNO3, H2SO4 अगर क्या है, ये सब अगर एसिड हैं, तो दैट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है।
और अगर KOH है या फिर NaOH है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ एसिड है, तब हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट। अगर ये दोनों ही प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, इट्स अ न्यूट्रल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉल्ट हो गया। चलो अब हम सॉल्ट से कुछ केमिकल्स भी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट जो होता है वो किससे बनता है, HCl और NaOH की कॉम्बिनेशन की वजह से, है ना। अब इस सॉल्ट को यानी कि सोडियम क्लोराइड को हम जो है टेबल सॉल्ट में यूज करते हैं, यानी कि जो भी हमारा सॉल्ट है। ओके, अब डांडी मार्च के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। तो डांडी मार्च में भी क्या था, सॉल्ट एक इम्पोर्टेंट सिंबल ही तो था। चलो अब एक कॉमन सॉल्ट से यानी कि NaCl से इतने सारे रॉ मटेरियल निकलेंगे ना, उन सबको हम देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को भी समझेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो होता है NaOH। और ये कैसे बनता है, जब हम NaCl को H2O से पास करवाते हैं तब बनता है NaOH, और उसके साथ ही Cl2 और H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये कुछ ऐसा सेटअप होता है हमारे पास। ठीक है, जहाँ पर हमने सोल्यूशन लिया, ये ब्राइन सोल्यूशन होता है। अब ब्राइन सोल्यूशन किस चीज़ का होता है, सोडियम क्लोराइड का। जब हम NaCl का सोल्यूशन लेते हैं यानी कि सोडियम क्लोराइड का, उसे हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। यहाँ पर हमने क्या लिए, इन्हें हम कहते हैं इनका एक नाम था वैसे, जो कि इसी चैप्टर में है। एक यहाँ पर आपका इस चैप्टर में नहीं है तो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में होगा। इनको हमने एक नाम दिया था, एक सेकंड रुको। हाँ जी, इसे हम कहते हैं ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, तो ग्रेफाइट रॉड ऐसे होती है। ठीक है, और ये ब्राइन सोल्यूशन है। ठीक है, और हाँ ये क्या है, एनोड है, ये क्या है, कैथोड। ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड। ओके, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। ठीक है, ओके, तो वही चीज़ है कि जब NaCl में हम क्या जोड़ते हैं, H2O, तब क्या बनता है, NaOH। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 एंड Cl2 गैस। ठीक है, अब इनके यूजेस देख लो क्या क्या होते हैं। जैसे कि H2 गैस है तो उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं। NaOH है तो इसको डिग्रीजिंग मेटल, सोप्स, डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं। क्लोरीन है तो डिसइंफेक्टेंट, वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बहुत इजी, जब हम CaOH ट्वाइस को किससे करते हैं, आपका CaOH ट्वाइस को किसी लेते हैं, CaOH ट्वाइस को, हाँ जी, किससे करते हैं, क्लोरीन से। तो क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन, तो इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं किसे हैं, CaOCl2 को। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। अब यूजेस क्या होते हैं, बेसिकली फॉर ब्लीचिंग, है ना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेकिंग द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है और बेकिंग सोडा होता क्या है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ओके। और ये बनता कैसे हैं, जब NaCl, H2O, CO2 और NH3 को हम मिक्सचर करते हैं, यानी कि NaCl और H2O और CO2 और NH3। अब NH3 है तो NH4Cl बन जाएगा और NaHCO3 बन जाएगा। क्लियर है, विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब NaHCO3 की जब हम हीटिंग करवाते हैं तब क्या बनता है, Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा के क्या यूजेस होते हैं, इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, है ना, या फिर इसको हम यूज करते हैं फॉर कार्ब लाइक इंग्रेडिएंट एज अ एंटासिड में। ठीक है, अब ये जो NaHCO3 होता है ना, इसकी जब हम हीटिंग करवाते हैं तब क्या बनता है, हीटिंग करवाते हैं और इसको वाटर में मिक्स करते हैं तब बनता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, चलो
NaHCO3 और कोई भी एसिड हमने लिया, ठीक है, कोई भी एसिड, तो क्या बनेगा CO2H2O, और जो भी एसिड लिया उसका सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली NaCl प्लस H2O प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 आपका क्या हो जाएगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है। अब ये जो NaHCO3 है वो Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन वी हीट इट अप इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए, उसको वाटर में मिक्स करना होता है मतलब, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है वो भी सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन होता है, Na2CO3 10H2O, मतलब कि NaHCO3 होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2CO3 क्या हो गया, आपका हो गया बेकिंग पाउडर। अब Na2CO3 में जब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्लियर? वॉशिंग सोडा के यूजेस आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड कर दिए गए हैं, है ना। तो रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग एजेंट बोरैक्स में यूज किया जाता है फॉर सोडियम कंपाउंड्स में, ठीक है, और ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। अब हमने जब इसे पढ़ा तब हमने एक टर्म देखी, NaHCO3.10H2O। अब इस 10H2O से क्वेश्चन आता है कि आप क्या समझते हो। इसका मतलब है कि ये जो वॉशिंग पाउडर है इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे कि यही है NaHCO3.10H2O, तो इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, बस वही चीज बताइए, तो इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूला देखो हाइड्रेटेड कॉपर का, CuSO4 5H2O, ठीक है, कॉपर सल्फेट का, है ना, 5H2O। लेकिन जब हम इसको बर्न करेंगे या फिर हम इसकी हीटिंग करवाएंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब Na2CO3 10H2O हमने लिखा तो क्या वो वेट है? ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। अब ऐसा एक और सॉल्ट की बात करें जहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन होता है तो वो है जिप्सम। जिप्सम होता है CaSO4 2H2O जहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब जब हम इस CaSO4 2H2O को 373 केल्विन पे हीटिंग करवाते हैं तब क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विच इज CaSO4 हाफ H2O, और इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। नाम आपने बहुत बार सुना ही होगा, है ना। अब जिसको डॉक्टर क्या यूज करते हैं, प्लास्टर करने के लिए यूज करते हैं जब हड्डी पसली एक हो जाती है ना। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जब हम इसको वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड करेंगे, आप खुद सोच के देखो, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हमने कैसे बनाया है, जिप्सम को ही हमने 373 केल्विन पे हीटिंग करवा दी। तो जब हम इसको अगेन प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या वो जिप्सम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, और जिप्सम तो होता है हार्ड, हमें हार्ड सब्सटेंस नहीं चाहिए। तो दैट मीन्स कि अगर हम उसमें हाफ H2O जोड़ 1.5 H2O यानी कि आप कह लो 3/2 H2O जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका जिप्सम बन जाता है, ठीक है। अब हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब आप सोचोगे कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है, तो इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज दो फॉर्मूला यूनिट ऑफ CH4 शेयर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो जो दो फॉर्मूला यूनिट ऑफ CH4 होते हैं ना, वो एक वाटर मॉलिक्यूल को ही शेयर करते हैं, ठीक है। चलो, अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो टॉयज बनाने के लिए डेकोरेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर एंड चैप्टर इज कंप्लीटेड। यहाँ से पूछा है कि CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेम द सब्सटेंस ऑन विच ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है। सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर यानी कि रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, दिस इज वॉशिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी वॉशिंग सोडा, नॉट वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड
गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट की हम हीटिंग करवाते हैं तब क्या होगा, वो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट में बन जाएगा एंड H2O एंड CO2 में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन देख लो, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा टू, मतलब बैलेंस रिएक्शन है ये, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हीटिंग का सिंबल आपको पता होना चाहिए, ये चैप्टर 1 में शायद मैंने नहीं बताया था। जब हीटिंग हम करते हैं ना, हम एक सिंबल का यूज करते हैं, उस सिंबल को कहते हैं डेल्टा, जो अभी यहाँ पर मैंने बनाया। ठीक है, तो NaHCO3 की हीटिंग करवाई मैंने, तो मेरे पास आया Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2। ठीक है, ये रिएक्शन थी। अब बोले कि Na2CO3 में हमने 10H2O जोड़ दिए तो क्या होगा, वो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अ रिएक्शन टू शो दैट बिटवीन रिलेशन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। यही है, ये बिल्कुल यही है कि हमें कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से चैप्टर कंप्लीटेड। ओके, अब व्हाट वी हैव लर्नड यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक एक समरी मिल जाएगी यहाँ पर। आई प्रेफर कि आप इसे रीड करो, लेकिन एक बार लेट मी एक्सप्लेन इट क्या है। तो एसिड और बेस जो होते हैं, इंडिकेटर्स जो होते हैं हमें बताते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। एसिडिक नेचर यानी कि H पॉजिटिव आयंस होंगे, फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव यानी कि बेसिक होगा। ठीक है, अगर एसिड मेटल में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट इवॉल्व होती है। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनता है। जब एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन जो होते हैं वाटर के अंदर, वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पर कि अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक है, ज़्यादा है तो बेसिक है, अगर 7 है तो दैट मीन्स कि वो न्यूट्रल है। अब लिविंग बीइंग्स कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद एन ऑप्टिमल pH रेंज। एक pH रेंज हमारी भी मेंटेन होनी चाहिए, है ना। मिक्स, अब यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और बेसिस विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। Acid and base neutralize each other's effect. Water of crystallization is a fixed water molecule present in one formula unit of salt. Salt के पास क्या होता है, बहुत सारे uses होते हैं उसके एवरीडे के। ठीक है, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप सीरीज में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर डन है। आपका जो भी हमने डिस्कशन की, इंडेक्स क्वेश्चन की, आई होप सो आपको ये पूरा अच्छे से क्लेरिफाई हो गया होगा। Thank you so much, and at last I would like to say and I would like to express a special gratitude to you. Thank you very much. ठीक है, take care, we'll meet